जी हाँ, ये युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है और ज्यादा यहाँ पर उकसावे की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच पूरी दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। इस संबोधन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब फ्रांस रूस के खिलाफ यूक्रेन में अपनी सेना भेज सकता है। अगर इस जंग में फ्रांस की एंट्री होती है तो ये तय मानिए कि दुनिया महाविनाश की भयावह तस्वीर देखेगी। एक तरफ फ्रांस के साथ नेटो के 30 से ज्यादा देश होंगे, तो दूसरी तरफ रूस के समर्थन में चीन, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस समेत अमेरिका के कई विरोधी देश भी होंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज अपने देश की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है और अपनी सेना को भेजने का ऐलान किया जा सकता है। इस संबोधन में युद्ध में अपनी सेना भेजने का ये ऐलान संभव है। फ्रांस की स्पेशल फोर्स यूक्रेन भेजी जा सकती है और ये बहुत बड़ा निर्णय होगा फ्रांस का। जी हाँ, अब यहाँ पर पुतिन भड़क सकते हैं अगर फ्रांस ने यह कदम उठा लिया, क्योंकि क्या फ्रांस से युद्ध होगा अगर ये फ्रांस निर्णय या डिसीजन ले लेता है कि वो अपनी स्पेशल फोर्स यूक्रेन भेजेगा। बता दें आपको कि यूरोप में रूस के दखल से गुस्से में फ्रांस है। यूक्रेन के कमजोर पड़ने से फ्रांस के हित प्रभावित हो रहे हैं। यूक्रेन को सिर्फ हथियार देने से फ्रांस के मंसूबे पूरे नहीं हुए हैं। फ्रांस स्पेशल फोर्स के जरिए यूक्रेन की मदद कर सकता है। ये बहुत बड़ा ऐलान होगा। फ्रांस की स्पेशल फोर्स यूक्रेन में उतरती है तो युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि पुतिन पहले से ही गुस्से में है और अगर ये आक्रोश धधकता है तो फिर क्या फ्रांस से युद्ध करेंगे पुतिन। यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए फ्रांस के पास लेकिन एक बहुत अच्छा मौका है। अब बड़ी बात क्या है ये भी जान लीजिए। नेटो की वॉर ड्रिल जारी है और नेटो के साथ सीधा युद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए ही कहा जा रहा है कि ये फ्रांस वर्सेस रशिया हो सकता है। स्पेशल फोर्स बना सकते हैं मैक्रों। आपको जानकारी देते हैं, स्पेशल फोर्स को यूक्रेन में उतारा जा सकता है। नेटो की मदद के बिना यूक्रेन में युद्ध लड़ा जाएगा और रूस पर हवाई हमले भी कर सकता है फ्रांस। तो ये फ्रांस की स्ट्रैटेजी है जो कि सामने आ रही है स्पेशल फोर्स के माध्यम से कि यूक्रेन भेजी जा सकती है ये स्पेशल फोर्स। इंतजार हो रहा है मैक्रों का, इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस को संबोधित करेंगे। क्या बड़ा ऐलान करेंगे अब ये देखने वाली बात होगी। ये जो स्पेशल फोर्स का हिस्सा होगा वो क्या होगा और कैसे ये प्रैक्टिकल रूप में यूक्रेन में जाकर लड़ेगा युद्ध। और आइए अब आपको बताते हैं, देखिए रूस वर्सेस नेटो। आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि नेटो के साथ और कितने देश रूस के साथ हैं। नेटो के साथ देखिए कौन कौन है। अमेरिका, चीन, जापान, ईरान, कनाडा, दक्षिण कोरिया प्लस 30 देश और हैं। और इसमें अगर आपको बता दें रूस के साथ कौन कौन है तो इसमें चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया और बेलारूस हैं। तो ये आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि नेटो वर्सेस रूस। अब आपको हम बताते हैं पुतिन के परमाणु टारगेट पर सबसे पहला देश है फ्रांस। रूसी सेना पेरिस, मार्सेले और लियोन पर एटमी हमला करने की रणनीति बना चुकी है। फ्रांस के शहरों पर परमाणु आक्रमण इसीलिए होगा क्योंकि फ्रांस पहला ऐसा देश है जो यूक्रेन के युद्ध में अपनी सेना भेजने का मन बना रहा है। रूसी सेना फ्रांस के साथ साथ जर्मनी पर भी एटमी हमला कर सकती है। उसके टारगेट पर जर्मनी के 3 शहर बर्लिन, हैम्बर्ग और म्यूनिक है। क्रेमलिन जर्मनी से इसीलिए नाराज है क्योंकि वो यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने वाला है। अब अगला देश है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो समेत क्राको और इसके अलावा लॉर्ड्स भी रूस के एटमी टारगेट पर है। पोलैंड वो देश है जो यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद दे रहा है। यही वजह है कि रूस पोलैंड के इन तीनों शहरों को भी तबाह कर सकता है। पुतिन के परमाणु वज्रपात से ब्रिटेन भी नहीं बच पाएगा क्योंकि ब्रिटेन यूक्रेन युद्ध को लगातार भड़का रहा है। लिहाजा रूस ने ब्रिटेन की राजधानी लंदन, बर्मिंघम और ग्लासगो में एटमी धमाका करने का प्लान बनाया है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पुतिन का जो न्यूक्लियर प्लान है सुमित, इन 4 देशों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। ये तो बात सामने है कि नेटो के साथ कौन से मुल्क हैं और रूस के साथ कौन से मुल्क हैं, लेकिन फ्रांस का ये उकसाना एक तरह से एक बड़ी आग में बदल सकता है। पुतिन और ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे।
देखिए निश्चित तौर पर देखिए फ्रांस नहीं बल्कि जर्मनी भी लगातार जिस तरीके से यूक्रेन को अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये एक बड़ा चैलेंज है ना सिर्फ रशिया के लिए बल्कि रशिया इसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपने व्लादिमीर पुतिन की कई बार ये बड़े पब्लिक मंच से सुना कि वो देखिए उन्होंने कहा कि अगर ये बढ़ेगा तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी उनके देशों में इस जंग को लेकर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये आने वाले वक्त में एक बड़ा मैसेजेस दे सकता है। लेकिन सबसे खास बात ये कि रशिया ने इसको लेकर तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। बेलारूस की अगर आप जब बात करते हैं तब आपको याद होगा कि बेलारूस में ना सिर्फ रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बल्कि कई बड़ी मिसाइल्स भी तैनात कर रखी है, और वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि बेलारूस से और रशिया से दोनों तरफ से जब ये जंग शुरुआत होगी तो यूरोप के कई बड़े देशों तक इसकी चिंगारी पहुंचेगी, उनके लिए मुसीबत पैदा होगी, और ये फ्रांस और जर्मनी भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये क्यों एक ऐसे मुहाने पर इस वक्त फ्रांस खड़ा है कि उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई हो गई है कि यूक्रेन को सपोर्ट करना है? सुमित, देखिए निधि, अगर आप इसे देखें आपको याद होगा कि इसी साल में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया गया था जर्मनी की तरफ से, फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को लेकर, जिसमें ना सिर्फ उनके लोगों को ट्रेन करना, उनका जो रसद था जो फ्रांस ने अनाउंस किया वो करीबन $3.2 बिलियन का था, इसके अलावा उनको नए कम्युनिकेशन और नए मिसाइल पावर देना, ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फरवरी में अनाउंस करने के बाद जब आप थोड़े दिन पहले एक पब्लिक ओपिनियन लिया गया फ्रांस के अंदर, जिसमें एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये आई फ्रांस के लिए कि 80% के लोगों ने ये साफ तौर पर कहा कि फ्रांस को सीधे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उनको अपनी कॉम्बैट या अपने जो स्पेशल फोर्सेज है वो नहीं भेजने चाहिए, सिर्फ यूक्रेन को आर्थिक मदद करते रहें। तो ये एक फ्रांस के लिए भी एक चौंकाने वाली बात थी। हालांकि ये भी देखना होगा क्योंकि मैक्रो का संबोधन कहा जा रहा था नेशन को, लेकिन ये सारी बातें क्या वो सामने रखेंगे, क्या वो अपने जो स्पेशल फोर्सेस, अपनी जो टुकड़ी हैं वो यूक्रेन के इलाकों में डिप्लॉय करेंगे ट्रेन करने के लिए यूक्रेन की फोर्सेस को, ये सारी बातें देखने को होगी। लेकिन ये जरूर है कि फ्रांस और जर्मनी ये दोनों ऐसे देश हैं जो यूक्रेन को खुले तौर पर अमेरिका के अलग मदद कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा चैलेंज इस समय रशिया के लिए भी है कि रशिया इस चैलेंज को कैसे लेता। हालांकि रशिया ये बात बहुत पहले से जानता था कि जब ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया कि कैसे नाटो देश जो है लगातार ये आर्थिक मदद और ये सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा रशिया के लिए भी चैलेंज था। और सीधी सी बात है सुमित, अगर फ्रांस और जर्मनी इस तरह उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं तो इसीलिए पुतिन बार बार धमकी भी दे रहे हैं, और कहीं ये न्यूक्लियर ट्रिगर तो नहीं साबित हो जाएगा इस तरह से उकसावे की कार्रवाई। एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, पुतिन ने 15 दिन में दूसरी बार परमाणु धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार रहे। रूस को खतरा हुआ तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा, परमाणु हथियार हमारे इस्तेमाल के लिए है। ये बहुत बड़ी चेतावनी भी है और ये बहुत बड़ी धमकी भी इसे माना जा रहा है। क्या कुछ कहा पुतिन ने, आइए आपको सुनाते हैं। Weapons are there to be used, and we have our own principles, rules of engagement, and we are ready to use any kind of weapons, including the ones you mentioned, if the existence of the Russian state is at stake, if our sovereignty and independence is at stake. It's all written down in our strategy. We haven't changed it. तो आपने सुना, यदि हमारी संप्रभुता खतरे में रही तो हम एक्शन ले लेंगे। पुतिन बार बार क्यों दे रहे हैं परमाणु धमकी? देखिए, अब इस पर गौर करना जरूरी है। बिग बॉल के जरिए आपको दिखाते हैं, पश्चिमी देश लगातार रूस की घेरेबंदी में जुटे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि 11 बार परमाणु धमकी दे चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, और नेटो से पुतिन को सबसे बड़ा खतरा है। खतरा सबसे ज्यादा नेटो से है, और इसके अलावा जो डिटेल में जानकारी मिल रही है कि नेटो के वॉर ड्रिल से रूस की चिंता कई गुना बढ़ गई है, और इसी वजह से रूस भी अपनी प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका की यूक्रेन के बहाने रूस को घेरने की रणनीति है। अमेरिका अलग चाल कर रहा है, अलग चाल देख रहा है, और फ्रांस ने सेना भेजी तो रूस परमाणु हमले पर गंभीरता से विचार करेगा। लेकिन पुतिन बार बार इस बात को याद दिला रहे हैं कि वो कभी भी ऐसा कर सकते हैं। यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए फ्रांस के पास एक मौका है कि वो यूरोप में अपने आप को स्टैब्लिश कर सके और यूरोप में अपनी स्थिति को, अपने वर्चस्व को, अपने अस्तित्व को कायम कर सके। और आपको ये भी बताते हैं वो वजहें कौन सी हैं जिसके कारण पुतिन परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं या कर देंगे। क्या ये वो ट्रिगर दबा देंगे? क्या पुतिन एटमी हमला करेंगे? अब संभावित वजह जान लीजिए क्या हो सकती है। युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है, ये पहली बड़ी बात। इसके अलावा जीत यूक्रेन पर अब तक हासिल नहीं हो सकी है रूस की।
जंग जल्दी खत्म करने के लिए हो सकती है और नेटो देशों के उकसावे का जवाब देने के लिए रूस इस तरह का कदम उठा सकता है। यूक्रेन में नेटो देशों की सेना आने पर ये आगे बढ़ सकता है। अमेरिका ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए ये कदम हो सकता है, पुतिन का ये वजह हो सकती है। और अपने अस्तित्व पर खतरा आया तो इस्तेमाल करना, न्यूक्लियर अटैक करना मुमकिन हो जाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए हमला हो सकता है। ये संभावित वजहें हैं जो हम सामने रख रहे हैं कि क्या पुतिन एटमी हमला करेंगे। तो सुमित, आपको लगता है कि ये वो 7 वजह हैं, ये जो इतनी सारी वजह हम बता रहे हैं, क्या ये वजह काफ़ी है पुतिन का गुस्सा भड़काने के लिए कि वो अटैक कर सकते हैं, वो ट्रिगर दबा सकते हैं न्यूक्लियर अटैक का, जो कभी नहीं हुआ? देखिए 2019 में जब पहली टुकड़ी स्पेशल फोर्सेस की यूक्रेन के इलाके में यूक्रेन की फोर्सेस को ट्रेन करने थे, उसने एक ट्रिगर पॉइंट ने रूस को इतना, आप कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन को इतना गुस्सा दिला दिया कि उन्होंने पूरे यूक्रेन पर ही जंग छेड़ दी और वो 3 साल तक जारी है। तो अगर आप मानिए कि अगर एक और ट्रिगर पॉइंट, यानी अगर जर्मनी और फ्रांस अपने स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए यूक्रेन भेजते हैं तो फिर वो एक नेक्स्ट लेवल का ट्रिगर पॉइंट होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए कि एक तरीके का प्रेशर भी है व्लादिमीर पुतिन पर नेगोशिएशन की टेबल पर आने का। अभी लगातार नाटो के देश जो है, क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन से अपना हाथ पीछे खींचता जा रहा है और सबसे ज्यादा बोझ आर्थिक और सैन्य मदद का नाटो देशों के ऊपर आ रहा है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके ये देश हैं। तो एक तरीके से ये प्रेशर लगातार नाटो देश रशिया पे भी डाल रहे हैं कि अब लगातार इस युद्ध को खत्म किया जाए और नाटो लगातार ये चाहता है कि अब रशिया भी नेगोशिएशन की बातों पर आ जाए, क्योंकि रशिया अभी तक लगातार नेगोशिएशन को मानने से इनकार कर रहा है या फिर उससे पीछे हट रहा है। तो ये एक तरीके से प्रेशर, और ये सारी चीजें तब हो रही है निधि जब 2 दिन के बाद रशिया में दोबारा से इलेक्शन है, व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। और ये इसलिए भी क्योंकि अब नाटो के देश लगातार ये चाहते हैं, वो जानते हैं कि अगर व्लादिमीर पुतिन दोबारा आए तो वो और ज्यादा मजबूत होंगे, लगातार उनके पास समय ज्यादा होगा, वो प्रेशर कम होगा डोमेस्टिक लोगों का और इलेक्शन को लेकर। तो ये सारी चीजें हैं जो नाटो देशों को मजबूर कर रही हैं ये दिखाने के लिए, पोस्टरिंग करने के लिए कि वो लगातार नेगोशिएशन के लिए मान जाए। बिल्कुल, लेकिन यही बड़ी बात होगी कि क्या ये मामला नेगोशिएशन की मेज पर, इस टेबल पर आ पाता है, क्योंकि अब तक दोनों ही मुल्क इसके लिए राजी नहीं हुए, ना यूक्रेन ना रूस। एक बड़ी खबर है सुमित, आपके पास आ रही हूं मैं। बड़ी खबर यह है कि रूस, चीन, ईरान का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। तीनों देशों का नौसैनिक युद्धाभ्यास ओमान की खाड़ी में जारी है। ये युद्धाभ्यास एक बहुत बड़ी वॉर ड्रिल है। समुद्री सुरक्षा के लिए ये वॉर ड्रिल की जा रही है, यानी समुद्र की निगरानी के लिए, समुद्र से अटैक के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए किस तरह से देश तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ये ओमान की खाड़ी में देखने को मिल रहा है। वॉर ड्रिल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा रूस में परमाणु हमले का अधिकार राष्ट्रपति पुतिन के पास है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमेशा परमाणु ब्रीफकेस होता है, आपने देखा होगा जब भी राष्ट्रपति पुतिन को, जिसे चेगेट के नाम से जाना जाता है। इसमें परमाणु हमला करने से जुड़े जरूरी कोड और आवश्यक जानकारियां होती हैं। अब आपको बताते हैं कि रूस के पास कितने परमाणु हथियार हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे रूस के कितने गैराज परमाणु बम से भरे हुए हैं। देखिए 5977 परमाणु हथियार रूस के पास हैं और लंबी दूरी के जो परमाणु हथियार हैं वो है 4380। 1710 अलग अलग जगहों पर तैनाती की गई है परमाणु हथियारों की और इसी तरह से, और 870 जो है एटमी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि रूस के पास हैं। 640 पनडुब्बी से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। इसके अलावा 580 एक आंकड़ा है जो परमाणु बम वर्षक के तौर पर सामने आया है। आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कितना सक्षम है रूस और किस सक्षमता के आधार पर, किस बेस पर बार बार पुतिन धमकी देते हैं। अब क्या पुतिन छेड़ेंगे परमाणु युद्ध, ये सबसे बड़ा सवाल है। टारगेट पर कौन कौन से देश हो सकते हैं आपको ये बताते हैं, जिसमें यूक्रेन सबसे पहले नंबर पर है, जिससे युद्ध चल रहा है 2 साल से ज्यादा हो चुका है। फ्रांस, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नेदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका, ये हिट लिस्ट में है। ये हिट लिस्ट में है रूस की। और अटैक हो सकता है कि अगर सुमित, ये तो साफ कर दिया है पुतिन ने कि अगर हमें आपने छेड़ दिया इस तरह से, अगर आप स्पेशल फोर्स लाने की सोच रहे हैं यूक्रेन में जिस पर हमने अटैक किया, तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे और हम परमाणु अटैक कर देंगे। देखिए निश्चित तौर पर रशिया के पास जितना न्यूक्लियर का जखीरा है, जितना बताया गया उससे कहीं ज़्यादा है। और ये भी आप मानिए कि अगर रशिया ने लगातार अपने पूरे ऑफेंसिव ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया यूक्रेन से, तो फिर बाहरी तबाही यूरोप के कई देशों में होना लगभग तय है। और
रशिया के लिए सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि उसके और नाटो देशों के बीच में एक बफर जोन है जिसे हम यूक्रेन कहते हैं, और यूक्रेन इसलिए क्योंकि लगातार यूक्रेन में रशिया के ऑपरेशन चल रहे हैं, तो ये एडवांटेज है। बल्कि नाटो के देशों को लगातार रशिया आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन रशिया के पास वो एडवांटेज है। तो निश्चित तौर पर एक प्लस और माइनस पॉइंट दोनों है, लेकिन रशिया ये बात कई बार, खास तौर पर कई बार व्लादिमीर पुतिन इस बात को जाहिर कर चुके हैं, कह चुके हैं कि अगर नाटो देशों के सैनिक यूक्रेन में उतरे तो फिर ये जंग उनके देशों तक भी जाएगी। और इसी वजह से उन्होंने बेलारूस के अंदर अपनी सैन्य टुकड़ियां, स्पेशल फोर्सेज, आप कह सकते हैं कि अपनी जो न्यूक्लियर पावर की कई सप्लाई जो है वो वहां पर डिप्लॉय कर रखी है, और दोनों तरफ से फिर रशिया नाटो के देशों पर अटैक करेगा अगर किसी भी तरीके से जर्मनी, फ्रांस या किसी नाटो देश के सैन्य जो हैं वो यूक्रेन में आते हैं। तो बिल्कुल, अगर वही बात हो गई, रशिया पर किसी भी तरह की आंच आएगी, उसकी सुरक्षा पर आंच आएगी, तो वो हमला कर सकता है, कभी भी न्यूक्लियर ट्रिगर दबा सकता है। बार बार धमकी भी दे चुके हैं। सुमित, आऊंगे आपके पास। कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं, एक बार आपको फिर याद दिला दें। बार बार धमकी दे रहे हैं, हर बार धमकी दे रहे हैं। पुतिन की धमकी के बाद भारी तनाव की स्थिति भी बन रही। धमकी के बाद एटमी वॉर का संकट गहरा गया है, मुल्क डरे हुए हैं, कई देश डरे हुए हैं। और आपको बताते हैं कि रूस की न्यूक्लियर फोर्स किस तरह से तैयार है। यूक्रेन पर पुतिन की एटमी धमकी कैसे, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। रूस की न्यूक्लियर फोर्स तैयार है, हमें डराने का अंजाम बहुत बुरा होगा, ये कहना है पुतिन का। ICBM जो कि सरमत हमले के लिए भी तैयार रहे, सरमत मिसाइल से हमले के लिए भी तैयार रहे। आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं होगी, पश्चिमी देश आए तो परिणाम भयंकर होंगे। बस सीधा सीधा वेस्ट को ललकार है, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, ये भी कहना है पुतिन का। तो साफ तौर पर ये धमकी दी जा रही है, बार बार धमकाया जा रहा है कि हमें मत छेड़िए, ये पुतिन की तरफ से कह दिया गया। और यूक्रेन युद्ध को 2 साल हो चुके हैं। इस दौरान ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी हो। इससे पहले भी आपको तारीख याद दिलाते हैं, 24 फरवरी 2022, यानी वो तारीख जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब पुतिन ने यह कहा था कि रूस परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इस तरह से उन्होंने उसी साल अलग अलग मौकों पर 5 बार परमाणु बम गिराने की धमकी दी थी, चेतावनी दी थी। फिर साल आया 2023 में 3 बार उन्होंने परमाणु हमले की धमकी दी। इस साल जब रूस में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तब फरवरी में 2 बार और इस महीने 1 बार अपनी परमाणु ताकत का जिक्र कर चुके। यानी 2 साल में वो अब तक 11 बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, सुमित चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ एक तरह से डराने की कोशिश हो सकती है, और ये जमीन पर ये चीज उतरेगी नहीं, यानी जमीन पर वो अटैक नहीं करेंगे, लेकिन डराने का काम तो कर सकते हैं। देखिए, ये तो हमेशा युद्ध के मैदान में होता है कि जब आप लगातार सामने वाले को देखते हैं कि वो अपने कुछ ऐसे दोबारा कदम उठा रहा है, उसको लेकर एक तरीके से पोस्टरिंग होती है कि आपने अगर ये किया तो फिर हम भी न्यूक्लियर वॉर पर उतर आएंगे। और ये दुनिया जानती है कि रूस के पास जिस तरीके के, जिस कैलिबर के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पास जिस तरीके का जखीरा है, वो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है यूरोप के देशों में। खासतौर पर ये रशिया भी जानता है, और रशिया ऐसे कदम पर तभी उतरेगा जब उसको लगेगा कि उसकी जो सोवरेनिटी या फिर उसके जो पूरी तरीके से बॉर्डर चैलेंज हो चुके, कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं नाटो देशों की तरफ से। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये जंग जो लगातार 3 साल से लगभग चल रही है, वो और ज्यादा भयानक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले भी आप ये देखिए कि अमेरिका लगातार इस जंग से अपने आप को पीछे खींच रहा है। वो जिस तरीके से आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूक्रेन को सप्लाई कर रहा था, उसमें कटौती की गई, क्योंकि लगातार इजराइल को लेकर, चाइना को लेकर उसने अपनी नई अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन या फिर अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है उसमें बदलाव किया है। तो नाटो भी इस तरीके का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेगा, यूरोप के कई देश, क्योंकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो ये एक तरीके की पोस्टिंग है डराने के लिए कि देखिए अगर आपने किया तो फिर आपके लिए भी और ज्यादा विध्वंसक ये युद्ध परिणाम लेकर आ सकता है। लेकिन हकीकत में सुमित, कितना परसेंटेज ऐसे चांसेस हैं कि पुतिन ऐसा कर सकते हैं? देखिए, परसेंटेज में निधि कभी भी जंग के हालातों को उसको मॉनिटर नहीं किया जा सकता। ये तो पल झपकता है, क्योंकि जंग के अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। कौन किसको दे रहा है, कौन किसके लिए तैयार है। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रशिया भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है लगातार कि ये आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। ऐसा नहीं है कि रशिया ने इसकी तैयारी नहीं की। मैं लगातार बेलारूस का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि बेलारूस में कई जगह पर डिप्लॉयमेंट की जा रही है। पोलैंड की बॉर्डर के ठीक करीब इस तरीके की डिप्लॉयमेंट बहुत पहले ही रूस कर चुका है। तो ये एक तरीके का एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पूरे यूरोप के लिए, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कहें, होगा। बिल्कुल सुमित, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कहें या हड़कंप कहें, कौन से मुल्क इस वक्त हिले हुए हैं और सनसनी मची हुई है, यहां पर यह बताना भी बहुत जरूरी है। पुतिन की धमकी से यूरोप में इस वक्त जबरदस्त
हड़कंप मचा हुआ है। रूस के खिलाफ युद्ध में कूद सकते हैं नेटो के देश। रूस की हर चाल पर नेटो की नजर है। देखिए, नेटो की डायरेक्ट एंट्री तो नहीं हुई युद्ध में, लेकिन लगातार जो उसके समर्थित देश हैं या जो उसके सदस्य देश हैं, वो लगातार ये कोशिश में है कि किसी न किसी रूप में सपोर्ट किया जाए। तो नेटो की जो हर चाल है उस पर नजर है कि किस तरह रूस कोई भी कदम उठाता है तो नेटो लगातार पैनी निगाह बनाकर रखे हुए है। रूस के पास इतने परमाणु हथियार हैं जिससे वो पूरी दुनिया को कई बार बर्बाद कर सकता है, कई बार। अब आपको दिखाते हैं, अगर रूस 100 किलो टन का परमाणु हथियार गिराता है तो कितना नुकसान होगा, कितनी तबाही मचेगी। 100 किलो टन का परमाणु हथियार से कितना नुकसान हो सकता है, पूरी तरह तबाह हो जाएगा 2 किलोमीटर का पूरा ये रेडियस। भारी तबाही कहाँ मचेगी, 3 किलोमीटर के रेडियस में। इसके अलावा बहुत भारी नुकसान जो होगा 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा, और जो बहुत नुकसान होगा 8 मतलब कम नुकसान होगा वो 8 किलोमीटर के रेडियस में होगा। यानी 8 किलोमीटर से होते होते जो 2 किलोमीटर का रेडियस है उसमें ज़्यादा तबाही मचेगी, पूरी तरह से इलाका ख़त्म हो जाएगा। और रूस और फ्रांस में कौन कितना ताकतवर है अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। आपके देखिए सामने ग्राफिक्स हैं। रूस के पास अगर हम बात करें जो परमाणु हथियार है 5,977 परमाणु हथियार, लेकिन फ्रांस के पास अगर दोनों मुल्कों में जंग होती है तो क्या होगा, 290 है। कितना कम है फ्रांस, रूस की ताकत देखिए। इसके अलावा रूस में सैनिक देखिए, 12 लाख सैनिक यहाँ पर रूस में है। वहीं आपको बता दें कि 1,50,000 जो सैनिक हैं वो फ्रांस के पास हैं। यहाँ पर भी फ्रांस कम है। 580 बॉम्बर्स रूस के पास हैं, तो वहीं फ्रांस के पास 40 आंकड़ा है। ये पनडुब्बी के मामले में आपको बताते हैं 70 पनडुब्बी रूस के पास है, तो फ्रांस के पास 9 पनडुब्बियां हैं जो कि हमला कर सकती हैं, सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। रूस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर, ये तुलना की जाए तो दोनों के बराबर ही हैं। फ्रांस के पास भी 1 और रूस के पास भी 1। तो ये देखिए, ये आंकड़ा है। अगर रूस वर्सेस फ्रांस, अगर रूस और फ्रांस में जंग होती है तब क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा। अब रूस और नेटो के बीच भी सैन्य तुलना आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, रूस वर्सेस नेटो, किस में कितना है दम। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेटो जो सेना के जवान हैं वो देखिए 54,05,700 नेटो के पास, और इसके अलावा रूस के पास 13,50,000 ये जवानों की संख्या है। एक्टिव सैनिक की संख्या आपको बताते हैं 33,66,000, वही रूस के पास 8,50,000 ये एक्टिव सैनिकों की संख्या है। रिजर्व फोर्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। नेटो के पास 13,01,000, रूस के पास करीब 2.5 लाख। तो ये आंकड़ा है, नेटो भारी है रूस से, ये दिख रहा है। पैरा यूनिट देखिए 7,38,700 और रूस के पास देखिए 2.5 लाख के करीब। तो नेटो लगातार रूस पर भारी पड़ेगा अगर ऐसा होता है, जंग होती है तो। वहीं इसके अलावा कुल एयरक्राफ्ट की संख्या आपको दिखा रहे हैं 20,723 और रूस के पास 4,173। तो किस में कितना है दम, ये आंकड़ों में आप देख सकते हैं। फाइटर्स की संख्या देखिए, नेटो के पास 3,527 तो रूस के पास 772 ये फाइटर्स की संख्या। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या देखिए, नेटो के पास 1,048 तो रूस के पास 739। ये तो स्टैटिस्टिक्स है जिसमें नेटो भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 1,543 तो रूस के पास 445 ये संख्या है। इसके अलावा स्पेशल एयरक्राफ्ट 1,014 नेटो के पास तो रूस के पास 132। इसके अलावा आपको बता दें आंकड़ा, टैंकर्स एयरक्राफ्ट 678 तो रूस के पास 20। कितना ज्यादा दम है नेटो में, ये देख रहे हैं आप। हेलीकॉप्टर्स 8,485 तो रूस के पास 1,543। ये आंकड़ा है जो बताता है कि नेटो में बहुत ज्यादा दम है रूस के मुकाबले और वो भारी ही पड़ेगा। तो नेटो को सीधी धमकी दी है पुतिन ने, और क्या पुतिन करेंगे एटमी हमला, सवाल है, लेकिन वजह भी है। अब वजह क्या आपको बताते हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने अगर यूक्रेन में सेना भेज दी तो ये वजह है। इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रांस पर गुस्सा निकलते हुए एक बहुत बड़ा युद्ध में बदल जाएगा। अमेरिका ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए ये भी एक वजह है। यूक्रेन में नेटो की सेना आने पर, इसके अलावा नेटो देशों को जवाब देने के लिए ये भी एक वजह है कि पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए ये क्या जरूरी हो जाएगा पुतिन के लिए। अस्तित्व पर खतरा आया तो क्या इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्या ये जो बार बार धमकी दी जा रही है, पुतिन ये मानते हैं कि ये उनके अस्तित्व पर हमला है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के 3 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। मिसाइल हमलों में 3 हेलीकॉप्टर ध्वस्त किए गए हैं। यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह किए गए हैं।
देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह किए गए हैं। यूक्रेन लगातार कमजोर पड़ रहा है इस युद्ध में। रूस आगे है लेकिन पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। रूस को भी कई मोर्चों पर धक्का लगा है इस युद्ध में। 3 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के तबाह किए गए। और पश्चिमी मीडिया पुतिन के परमाणु प्लान पर खूब लिख रहा है। जर्मनी के एक मीडिया हाउस ने दावा यह भी किया है कि 2025 के अंत तक पुतिन विश्व युद्ध छेड़ सकते हैं। इसके 10 चरण बताए गए हैं। ये पॉइंट कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। WW3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 के लिए पुतिन का 10 पॉइंट प्लान। आपको पुतिन के मूड पर पश्चिम की आशंका बताते हैं। क्या लिखा जा रहा है। पहला, फरवरी 2024 2 लाख सैनिक यूक्रेन भेजे गए। दूसरा, मार्च अप्रैल 2024 जीत के लिए यूक्रेन के नए सिरे से घेरेबंदी की गई। जुलाई 2024 जो कि आगे रणनीति बताई जा रही है, रूस पश्चिम पर साइबर हाइब्रिड अटैक शुरू हो जाएगा। सितंबर 2024 बेलारूस से लगी पोलैंड लिथुआनिया सीमा पर 50,000 रूसी सैनिक तैनात कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अक्टूबर 2024 रूसी सेना मिसाइल का कैलिनिंग्राद को कूच करेंगे। दिसंबर 2024 पूरे साल का खाका पुतिन कॉन्फ्लिक्ट का ऐलान करेंगे। बाल्टिक में अशांति होगी। मार्च 2025 बाल्टिक बेलारूस में रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मई 2025 नेटो विश्वसनीय प्रतिरोध का ऐलान करेगा। कयामत का दिन जो 9वीं बड़ी बात, नेटो 3 लाख सैनिकों की तैनाती पूर्वी दिशा में करेगा। वहीं 2025 का जो अंत होगा वो सवाल की गैप में रूसी नेटो सैनिक आमने सामने हो जाएगा। तो ये 10 सूत्रीय बात जो कि बार बार मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में लिखी जा रही है कि युद्ध और ज्यादा भड़केगा आने वाले समय में।